Hello everyone, this is ARK representing in ARK 9. Dear all, we are going to discuss a very important case law related to independent directors. अगर देखा जाए ना, अगर कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस बात का आंसर करूं तो देन नंबर ऑफ केस लॉज जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. सत्यम का केस आप लोगों ने सुना होगा. सत्यम के केस के बाद में, जी हाँ, उस केस के डिसाइडेड होने के बाद से कई सारे अराउंड, अगर मैं आपको बताऊं 620 डायरेक्टर्स, कौन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 620 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को याद रखिएगा एग्जिट करना पड़ा. अच्छा, क्यों एग्जिट करना पड़ा? देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे आई होप आप लोगों ने अब तक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा होगा कि हम देखेंगे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शोल्डर्स पे. अभी तक आप लोग देख रहे होंगे, मैंने से पहले 2 सीरीज और बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें आपने देखा होगा हमने डिस्कस किया कि उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, और अगर वो ड्यूटीज और रोल्स और फंक्शंस एज पर शेड्यूल 4, याद होगा आप लोगों को शेड्यूल 4, अगर वो कंपनी से शेड्यूल 4 की बात कर रहा हूं, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो याद देखिए कहीं ना कहीं उनकी भी लायबिलिटी बन जाएगी. बट सर, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना. एक तो इतना सेंसिटिव पोजीशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां उन्हें कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके का मान लीजिएगा एक नॉन कंप्लायंस भी हो जाए तो सर उनके लिए तो आफत हो जाती है. तो याद रखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जी हां, सेक्शन 149 सेक्शन 12 को बहुत ही ध्यान से अगर आप रीड करेंगे तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी. इस सेशन के अंदर याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव हो या सीएस प्रोफेसर स्टूडेंट हो, क्योंकि केस लॉ से रिलेटेड बात करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बोलूंगा, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा, सो इसे काफी बड़ा सेशन नहीं करूंगा, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन इंडिया क्रिटिकल एनालिसिस. क्योंकि सेशन में बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन एकेडमिक पर्पस से जो कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है वहां आपको बहुत सारी क्लैरिटी दूंगा. अगर हम लोग ध्यान से देखें, आप देखिएगा इधर, याद देखिएगा सेक्शन 149, जी हाँ, सेक्शन 12 यहां पे कह रहा है नॉट से एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट. जी आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को, नॉट से एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट. अगर हम ध्यान से देखें, कहता है एंड an NED, non-executive director, not being a promoter, KMP, shall be held liable only in respect of such acts or omission or commission by a company which had occurred with his knowledge attributable through the board process and with his consent, connivance, or where he had not acted diligently. डिलीजेंटली अगर वर्क नहीं किया है, उसकी नॉलेज में हो रहा है, वो जानते हुआ है, तो ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल होगा. अच्छा, यहां पर क्योंकि हम लोग इस डेफिनेशन एक बात हम समझ सकते हैं क्या, या दोनों को कवर कर रहा है, जैसे हम बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड एनईडीज. सर, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिएगा किसी स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने नोटिस भेजा, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी ने नोटिस भेजा और कहा कि आपके यहाँ ये नॉन कंप्लायंसेस है, इन्हें कंप्लायंसेस कराइएगा. क्या ये ड्यूटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बन गया? आंसर इज नो. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये ड्यूटी नहीं है. मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोर्स या कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाहे वो भले ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो, उसका वो ड्यूटी नहीं बनता है अनलेस अनटिल स्पेसिफिकली उस नोटिस में, जिस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने वो नोटिस आपको सेंड किया है, उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर लिखा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जब तक स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है, याद देखिएगा एनईडी का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लायबिलिटी नहीं बनता है. सर हम कैसे माने? मत मानो, हम तो वैसे भी याद रखिएगा लॉ पे बेस बात करेंगे, साबित करके बताएंगे. आइएगा, ध्यान समझते हैं. पहली एक इंपॉर्टेंट चीज, आई होप आपने रेगुलेशन 16 पढ़ा होगा, एलओडीआर को उम्मीद करता हूं. अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, दोनों पार्ट अपलोड किए हुए हैं एलओडीआर पे नहीं, कम्युनिटीज एक्ट पे. कम्युनिटीज एक्ट में अगर सेक्शन 149 अगर डिटेल एनालिसिस के साथ बताया हुआ है, अगर आपने समझ लिया है तो रेगुलेशन 16 पढ़ना, एकदम प्लेन रीडिंग करना है. बट एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अंडर एलओडीआर, जहां हम किसी भी रिलेशनशिप, जी हां, अगर हम देखते हैं ना 2 years प्रीसीडिंग, 2 immediate preceding फाइनेंशियल में कोई भी रिलेशनशिप है, तो उस केसेस में करंट फाइनेंशियल ईयर क्या करें सर आप, अगर किसी भी पर्सन का इमीडिएट मतलब जिसमें अपॉइंटमेंट कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर या इमीडिएट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पेक्यूनियरी इंटरेस्ट होता है, तो कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से जब रूल 4 अप्लाई करते हैं पब्लिक कंपनीज पे, जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, आई होप पेड अप टर्नओवर आपको याद होगा, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे. उस केस के अंदर याद देखिएगा 2 ईयर चेक करते हैं, मतलब डायरेक्टर का इंटरेस्ट, उस पर्सन का इंटरेस्ट, टू यू नो द पर्सन इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बट जब रेगुलेशन 16 की बात करते हैं और इस पर्सन का अपॉइंटमेंट एक लिस्टेड एंटिटी में होने वाला है, तो ये 2 ईयर का पीरियड 3 ईयर का हो जाएगा. ऑलराइट, तो वो सिर्फ इतना ही चेंज है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अब यहां जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, अगर देखिए क्लैरिफिकेशन को लेके सेक्शन 149 में 12 ध्यान से रखिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है डिटेल एनालिसिस
एकदम टू द पॉइंट जल्दी करेंगे। क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड बाय द एमसीए सेक्शन 149(12) कहता है इज नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। आई होप नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज आप समझते होंगे, मतलब नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, नॉन ऑब्स्टेंटे मतलब इसे सीधे वर्ड में क्या, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन का मतलब अगर मान लीजिएगा, एग्जांपल देके समझाने के लिए कह रहे हैं, एक एंटिटी है जिसके ऊपर ये बैंकिंग वर्क करती है। क्या करती है? बैंकिंग वर्क। आरबीआई के एक्ट हैं, क्योंकि ये कंपनी उस पर कंपनीज एक्ट भी अप्लाई हो रहा है, कंपनीज एक्ट भी अप्लाई हो रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन, जहां की स्पेशल प्रोविजन से जहां पे आरबीआई ने बता रखा है बैंकिंग के लिए, तो याद रखिएगा कंपनीज एक्ट वहां पर फेल हो जाएगा। जनरली ऐसा कब होता है? जब कोई भी बैंक अपना नॉमिनी उस कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो वहां एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज एग्रीमेंट में डालता है, मतलब नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कंपनीज एक्ट द आरबीआई एक्ट शैल प्रिवेल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज यहां पे एक इंटरेस्टिंग ऐड किया गया, ध्यान से देखिएगा, which provides that liability for independent director or NED not being a promoter। इंपॉर्टेंट क्या है? केस स्टडी आती है ऑब्जर्व करना कि वो पर्सन प्रमोटर नहीं होना चाहिए। NED है बट प्रमोटर है, तो ये ऑब्जर्व कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो NED और प्रमोटर है, लायबिलिटी बना देंगे, ठीक है। नॉट बीइंग ए प्रमोटर KMP would be only in respect of such acts of omission commission by which he had occurred with his knowledge। मतलब NED not being a promoter KMP या independent director, उसकी नॉलेज से कोई भी एक्ट हो रहा है, कोई भी कमीशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, एट्रीब्यूटेबल थ्रू द बोर्ड प्रोसेस, या उसकी नॉलेज में आ रहा है, कैसे? बोर्ड प्रोसेस थ्रू, जो कि उसकी नॉलेज में होना चाहिए, with his consent or connivance where he had no acted diligently या एक्ट नहीं किया diligently in view of the express provision 149(12) ID and NED not being again promoter and KMP। एग्जाम में ध्यान रखना इस बात का, should not be added in any criminal or civil proceedings under the act unless above mentioned criteria is met। मतलब कि उसने जानते हुए ऐसा किया है, नॉलेज में था। एग्जाम्पल याद करके बताइएगा, अब आपको एक और केस स्टडी बताते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, भोपाल गैस ट्रेजरी केस, भोपाल गैस ट्रेजरी केस, सत्यम केस, दे आर एग्जाम्पल्स। वो ये बात साफ बताते हैं जहां पर डिलिजेंटली, हाँ जी, डिलिजेंट नहीं था कौन? डिलिजेंट नहीं था कौन? इंडिपेंडेंट का एक्ट, उससे अवेयर होना था, उसे चेक करना था ना, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए था, और उसने अवेयर था नहीं था, मतलब सर उसने चेक ही नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल ट्रेजरी केस के अंदर क्या हुआ? भोपाल ट्रेजरी केस के अंदर हुआ कि जो इंडिपेंडेंट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, कौन? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मतलब सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NED, उन्होंने ना लेस नंबर ऑफ मीटिंग्स अटेंड किया, और एक मैक्रो लेवल पर ही, मतलब ठीक है कि यहाँ कंपनी में क्या एक्टिविटी चल रहा है, मैक्रो लेवल पर देखा। एंड भोपाल ट्रेजरी, आप भोपाल गैस ट्रेजरी आप लोग जानते होंगे, अराउंड 3000 लोग वहां पर उनका व्हाट, अगर ध्यान से देखा जाए तो उस केस में डेथ हुई थी लोगों की, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। अब ऐसे केस में यहाँ पे कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, स्पेशली आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भैया ये NED है और इसकी लायबिलिटी बनेगी। डजंट मीन दैट कि ये इसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, बट उन्होंने मैक्रो लेवल पे ही ऑब्जर्व किया कंपनी को। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी ये कहा गया कि आप मैक्रो लेवल पर नहीं, आपकी जो ड्यूटी कास्ट की गई है आपको ऑब्जर्व करनी है प्रॉपरली। हाँ, अब ये कोई एक्ट परफॉर्म हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ध्यान सुनिएगा कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने नोटिस भेजा कि भैया ये आपके नॉन कंप्लायंसेस हैं और नॉन कंप्लायंसेस आपके पूरे होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्यूटी नहीं है ये कि वो नॉन कंप्लायंसेस जाके चेक करे। बात पकड़ में आ रहा है? ये ड्यूटी नहीं है उसका, ना ही ये NED का है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ड्यूटी है। क्लियर हो रहा है? अभी और एक्सप्लेन करेंगे, तुम ध्यान से पकड़ना इस बात को, ठीक है। अब देखो कह रहा है टाइपिकली अपार्ट फ्रॉम ID एंड नॉन प्रमोटर एंड नॉन KMP NED वुड एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। डायरेक्टर नॉमिनेट बाय द, अब यहां पर ऐसे केसेस में क्या होता है, नॉन ऑब्स्टेंसे क्लॉज ऐड किया जाता है। कह रहा है कोई भी डायरेक्टर जो नॉमिनेट बाय द गवर्नमेंट on public sector undertakings या director nominated by the public institutions banks having a participant equity of a company। जैसे भी एग्जांपल दे रहे थे, एक कंपनी को बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है और वो अब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली उसका इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बैंक यहां पर अपना एक पर्सन अपॉइंट करता है एज अ नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ द कंसर्न कंपनी। उसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन ऑब्स्टेंसे क्लॉज के थ्रू डाला था कि अगर कल को जो भी अगर बात की जाएगा तो हम RBI एक्ट प्रिवेल करेंगे। क्लियर? एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड इन प्रेजेंस ऑफ any statutory regulatory requirement as a director appointed by the tribunals। ऐसे केसेस में जी हाँ, आप सेक्शन 149 सेक्शन 12 का ध्यान रखेंगे और आप डायरेक्टली याद रखिएगा लाइबल नहीं कर सकते हैं किसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, NED को, प्रोवाइडेड दे नॉट बीइंग अ प्रमोटर और KMP ऑफ द कंपनी। आई होप क्लियर होगा। सर नहीं आ रहा है,
नहीं आ रहा है, और क्लैरिटी देते हैं भी। देखो नेचर ऑफ डिफॉल्ट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर अरेंजिंग ऑफिसर्स ऑफ the company for defaults committed under the act. All instances of filing of information records with the registry, maintenance of register, minutes of the meeting, compliance with the order issued by the statutory authorities including NCLT Act. अब देखो important है highlight करना अपना मॉड्यूल में, are not responsible to AID or NED unless specifically requirement is provided in the act or in such order as the case may be. Responsibility NED is orderly in the rise in the cases where there are no whole time डायरेक्टर और केएमपी। अब एग्जाम में कोई केस स्टडी है, ऑब्जर्व करना, क्या कंपनी के अंदर डब्ल्यूटीडी है जी, होल टाइम डायरेक्टर है, या कंपनी ऑफ कोर्स केएमपी लेस है या डब्ल्यूटीडी लेस है, तो एनईडी का लायबिलिटी बनेगा, और अगर उस केस में आईडी है तो आईडी का भी लायबिलिटी बनेगा। किससे? ताकि मिनट्स मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑर्डर से कंपाइल किया नहीं जा रहा है, एनसीएलटी ऑर्डर दिया उससे कंपाइल किया नहीं किया, अदरवाइज इनका नहीं होगा। रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एनईडी लायबल नहीं होगा, क्योंकि उस कंपनी में अगर कौन डब्ल्यूटीडी है तो, अगर इन द एब्सेंस ऑफ डब्ल्यूटीडी नहीं है, केएमपी नहीं है, तो याद रखिएगा इनका लायबिलिटी बनेगा एनईडी का, एनआईडी का। अच्छा जबरदस्ती मत लगा देना, रूल 4 जरूर पढ़ लेना, आई होप पता होगा, रूल 4 बता चुका हूं इन पे, मतलब रूल 4 अब कंपनीज का ना किसके लिए बोल रहा है? आईडी की अपॉइंटमेंट पब्लिक कंपनीज, पेड अप से कैपिटल 10 करोड़ मोर, टर्नओवर 100 करोड़ मोर, आउटस्टैंडिंग बोरिंग इन एग्रीगेट्स, लोन ये आपका डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है, बोरिंग्स हैं, इनका एग्रीगेट एक्सीडिंग 50 करोड़ है, तो रूल 4 ट्रैक होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, आप याद होगा आपको। अब ये बात इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान से रखना इस बात को, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, चाहे कौन कौन से, लाइक फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, बोलो ना, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स विद द रजिस्ट्री, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर, मिनट्स, ये हमारा ड्यूटी नहीं है। बट ये एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना, ध्यान से अपने मॉड्यूल में हाईलाइट करो, नहीं है मॉड्यूल कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान सुन लो। द टाइम ऑफ सर्विसिंग ऑफ नोटिस टू द कंपनी ड्यूरिंग द इंक्वायरी, inspection, investigation, adjudication proceedings, necessary documents may be sought as to ascertain the involvement of the concerned officer of the company. मतलब to determine the officer in default, ये तो सब चलेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जाएगी, कलेक्ट किया जाएगा, इंस्पेक्शन हो रहा है, इंक्वायरी और एडजुडिकेशन हो रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो ये ऐसे असर्टेन करेंगे डॉक्यूमेंट से थ्रू क्या, किसका इन्वॉल्वमेंट था, पार्टिसिपेशन था। नाउ इन द केस lapses are attributable to decision taken by the board of its committee, all care must be taken to ensure that civil or criminal proceedings are not unnecessarily initiated against the ID or the NED unless sufficient evidence exists to the contrary. अब कैसे पता लगेगा सर sufficient evidence? जैसे एग्जांपल समझते हैं, जल्दी सुनना, बहुत ध्यान सुनना। जैसे आपको पता होगा, अगर मीटिंग आपने शॉर्ट एंड नोटिस से बुलाया, क्या मीटिंग आपने शॉर्ट एंड नोटिस से बुलाया, और उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है। अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड याद होगा आपको, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ऑन बोर्ड मीटिंग क्या कहता है कि आपने शॉर्ट एंड नोटिस से मीटिंग बुलाया बोर्ड मीटिंग को, या ऐसा भी होता है कि देखिए जब आपको एक ऑब्जर्व किया होगा कि जो मीटिंग में प्रोसीडिंग्स होती हैं, मिनट्स होते हैं ना, ड्राफ्टेड मिनट्स सर्कुलेट कीजिएगा सारे डायरेक्टर्स में, और उसको रेक्टिफाई करवाना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अदरवाइज नहीं है तो भी आपको एनईडीज को सर्कुलेट करना है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि मीटिंग में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके बारे में आईडी अवेयर है, एनईडी अवेयर है, तो एक सफिशिएंट एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि सर जो भी एक्टिविटी हो रही थी उसके बारे में आईडी को पता था। अब अगर कंपनी ने, क्या डायरेक्टर्स ने डिसीजन ले लिया और ये नोटिस या सॉरी ये जो ड्राफ्टेड मिनट्स से ये सर्कुलेट नहीं किए हैं, तो ऑफ कोर्स उसको इस नॉलेज, इस फैक्ट का नॉलेज नहीं है, तब वो यहां पर याद रखेगा अपने आप को, यहां उसके लिए कैसे शील्ड की तरह वर्क करेगा, ऑलराइट, वो यहां पे प्रिवेंट हो सकता है, अदरवाइज लायबिलिटी बनेगा। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इंडियन सिनेरियो में, ध्यान सुनना, इंडियन सिनेरियो में क्या कहा, इन भोपाल गैस ट्रेजरी वर्डिक्ट, भोपाल ट्रायल कोर्ट 7 जून 2010 has held that, क्या बताया, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, मैं सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं। देन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड guilty and sentenced him to 2 years of imprisonment along with 7 others accused. He was charged of attending only a few meetings in a year and took only macro view of the company developments. जबकि आप कैसे एनईडी हैं, आपको मैक्रो व्यू नहीं लेना, आपको डिटेल एनालिसिस करनी चाहिए थी। एनीवेज, अ नॉन रेजिडेंट ऑफ एक्ट ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सर ये कैसे पता लगा होगा, आपके एविडेंसेस कैसे प्रूव होंगे, मीटिंग अटेंड किया होगा उसका रिकॉर्ड होता है, ये एविडेंस बनता है।
बात पकड़ में आ रहा है। और दूसरा, जब मीटिंग इन्होंने कम अटेंड किया है, मैक्रो व्यू लिया, मतलब कि ये जब मीटिंग अटेंड किया, डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज किए, कॉरेस्पॉन्डेंट एक्सचेंज किए हैं, तो इन्होंने किन किन इन्फॉर्मेशन के पास अवेलेबल थी। अब ये देखो, ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता, चाहे वो आईडी और एनईडी का, कि यू नो व्हाट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उसके बाद वो क्या करा है कि मुझे कंपनी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं किया। आपकी समझेगा, आपकी ड्यूटी। अगर आपको लगता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं गई है, तो यू कैन टेक द स्टेप, इवन यू कैन इंटीमेट डायरेक्टली, यू नो व्हाट, टू वूम। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है तो उसके चेयरमैन को बोल सकते हैं, सर ऐसा नहीं हो सकता, तो इन दैट केस आप अथॉरिटी को इंटीमेट कर सकते हैं, इवन पब्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, ये प्रूव करते हैं कोर्ट इन रियलिटी, ऑलराइट। अकाउंटेड फॉर डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम of the system by the director of the company is unacceptable, and the role of non-executive director in the case of questionable, and later he was granted bail. ब्रेल ग्रांट कर दिया सर, ये बहुत अच्छी बात है क्या? नहीं समझेगा, गलती ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आप, अच्छा अब ध्यान समझो क्यों कह रहे हैं, बात समझेगा। रोल जो है आपका, जैसे हमने देखो ये क्लास डिस्कस करता है कि इंपॉर्टेंट आपके लिए बता दूं, इसलिए मैं कई स्टूडेंट्स को बार बार कह रहा हूं, पार्ट सेकंड जो आईडी का अपलोडेड है उसको जान से जरूर देखना, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे हमने डिस्कस किया था डिटेल में, देखिएगा ड्यूटीज क्या हैं, ये आईडी की ड्यूटीज क्या हैं। आई होप ड्यूटीज अगर आपने ध्यान से रीड करी हैं, रोल्स अगर ध्यान से रीड किए हुए हैं, जैसे आप कोई भी एक रोल को उठा के देखिएगा, वहां एक्सक्यूजेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे bringing independent judgment to bear on the board deliberations। अब जैसे कैसे पता लगेगा, जब भी बोर्ड मीटिंग हो रहा है, हर इंसान का मिनट्स नोट किया जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपना क्या व्यू रखा है उसको भी नोट किया जाता है। सब मैं बात के बाद आपको बता रहा हूँ, ड्राफ्टेड मिनट सर्कुलेट किए जाते हैं, उसको वो साइन करते हैं। तो क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि तुमने जिस बात को अप्रूव किया है ये गलत है, सही है, या तुमने डिलीजेंटली वर्क नहीं किया, नेग्लिजेंस रखा वहां पर। नेग्लिजेंस समझ रहे हैं ना, कि आपको, जैसे मैंने बताया, इसका रोल होता है कि ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली ये एक्ट परफॉर्म करे। बट कैसे कंस्ट्रक्टिवली एक्ट परफॉर्म किया, ये सारे एस्पेक्ट्स किस तरह इंडिकेट करती हैं कि वो जानता था, या यहाँ वो कमीशन मतलब फ्रॉड हुआ है किसी भी तरीके का, या अच्छा जब हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ नॉन कंप्लायंसेस या किस तरह की इश्यूज अराइज हुए हैं, मतलब ऐसे केसेस में उसकी लायबिलिटी बन रहा है। बट जैसे मैंने फिर आपको रिपीट कर दूं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने मिनट्स रेडी नहीं किए हैं, मिनट्स रेडी नहीं किए कंपनी ने, उसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया, हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, याद रखिएगा। इन दैट केस आईडी को नहीं ट्रीट करेंगे हम। अगर मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू, डब्ल्यूटीडी एंड एनईडीज अगर कंपनी में, डब्ल्यूटीडी और केएमपीज अगर कंपनी में ऑलरेडी हैं तो लायबिलिटी नहीं बनेगा, और अगर ये लोग नहीं हैं तो एनईडीज का लायबिलिटी बनेगा और इसका भी बनेगा, क्योंकि इसको इंश्योर करना इन बातों को। आई होप ये डिफरेंस क्लियर होंगे। एनीवेज नाउ द कम टू द पॉइंट, जो हम आपसे बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट था, इस बात को अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। प्रोबेबिलिटी बनती है, आ सकता है एग्जाम में, बहुत प्रोबेबल है। दूसरा, आफ्टर यू नो हम लोग इन द मंथ ऑफ जनवरी डिटेल एनालिसिस कहीं कॉर्पोरेट एक्चुअल अपडेट्स का डिस्कस में करेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी एग्जाम सामने आ गया है ना, तो इतना वक्त नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाए। ऑलराइट, और लगातार अपना टेस्ट लिखते रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिएगा। केस स्टडीज इस तरीके आपको बीच में बताता रहूंगा। NRK9 के व्हाट्सएप पे जुड़े रहिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां हम लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट हैं कर रहे हैं लगातार, वहां से आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।